कैसे हो आप सब। एसजीपी की लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित आरब और बच्चों हम लोग एसजीपी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है फ्यूज़। और आज की इस क्लास में हम लोग फ्यूज़ को कंप्लीटली ख़त्म भी कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आज की इस क्लास में हम लोग फ्यूज़ को पूरा कंप्लीटली ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए फिर करते हैं शुरू फ्यूज़ की क्लास को। इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने अपने इससे पीछे वाली क्लासेस में फ्यूज़ जो इससे पिछली क्लास हुई थी उसमें फ्यूज़ के बेसिक कॉन्सेप्ट को जाना था। और आज के इस क्लास में हम पूरा कंप्लीटली फ्यूज़ को जान लेंगे कि फ्यूज़ से रिलेटेड टर्म्स क्या हैं। साथ में हमने उस क्लास में फ्यूज़ के कुछ टाइप्स को भी जान लिया था। तो चलिए आज की क्लास में हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जल्दी से मैं एक बार उन पर नज़र मार लेता हूँ। इतना आप जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए सब बच्चों के साथ, मतलब जो अपने बैच के हैं सबके साथ नहीं, केवल जो अपने वाले ग्रुप में ऐड हैं, जो पेड मेंबर वाले ग्रुप में ऐड है केवल उन्हीं के साथ शेयर करिए, बाकी किसी के भी साथ क्लास को शेयर मत करिए, ठीक है। देखिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूज एलिमेंट्स के बारे में, यानी कि फ्यूज मटेरियल्स के बारे में कि हमारे जो फ्यूज मटेरियल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनको किस किस प्रकार पर क्लासिफाइड किया जाता है, लाइक उनकी कंडक्टिविटी, रजिस्टिविटी, टेम्परेचर। देखिए फ्यूज की अगर हम बात करें तो फ्यूज मटेरियल को बेसिकली दो मेन बेस होते हैं क्लासिफाइड करने के आधार, मतलब दो ही प्रकार से फ्यूज को चूज किया जा सकता है। एक तो उसके मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर और एक उसकी रजिस्टिविटी के आधार पर, रजिस्टिविटी के आधार पर, कि मतलब उसकी रजिस्टिविटी। तो दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ फ्यूज़, कि फ्यूज़ का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो एक तो करते हैं उसके टेम्परेचर के आधार पर और एक करते हैं उसकी रजिस्टिविटी के आधार पर। देखिए टेम्परेचर जो होता है वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि टेम्परेचर से हमको जो है लो टेम्परेचर वाला मटेरियल चाहिए होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा दिक्कत पड़ जाएगी। तो चलिए जल्दी से हम बात कर लेते हैं अपने कुछ बेसिक फ्यूज़ एलिमेंट्स या फिर बेसिक फ्यूज मटेरियल्स के बारे में। तो हम पहली बात तो हमको ऐसे मटेरियल्स चाहिए फ्यूज के रूप में जिनकी रजिस्टिविटी भी नॉर्मल हो और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई हो, साथ ही साथ कंडक्टिविटी भी बढ़िया हो, क्योंकि कंडक्टिविटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है किसी भी फ्यूज एलिमेंट के लिए, क्योंकि उसी से तो पास होना है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे ज़्यादा छोटे लेवल पर जिन बहुत ज़्यादा जिन मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है उनमें सबसे पहले आता है जिंक। क्या आता है भैया? सबसे पहले आता है हमारा जिंक मटेरियल। जो जिंक होता है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है और जिंक की जो रजिस्टिविटी होती है वो होती है 6 × 10⁻⁸ ओम मीटर। रजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है रजिस्टिविटी का फॉर्मूला? ओम मीटर। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग कितने होता है डिग्री सेल्सियस में? 231.5 डिग्री सेल्सियस होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है। उसके बाद अगर हम बात करें किसी और मटेरियल की तो एक मटेरियल और भी है लेड, जिसको शीशा कहा जाता है लेड को। तो लेड का भी हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं फ्यूज मटेरियल के रूप में। तो इसकी रजिस्टिविटी जो होती है वो होती है 21 × 10⁻⁸ ओम मीटर। और इसका जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों वो होता है 327 डिग्री सेल्सियस, 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक, देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट इससे हाई है, मतलब रजिस्टिविटी तो इससे हाई हो गई, मेल्टिंग पॉइंट भी इससे ज़्यादा हाई हो गया। उसके बाद टिन एक ऐसा मटेरियल है जिसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग फ्यूजिंग एलिमेंट बनाने के लिए। तो टिन जो होता है टिन की रजिस्टिविटी होती है 11 × 10⁻⁸ ओम मीटर। और इसका भैया जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है 419 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 419 डिग्री सेल्सियस। देखिए हमेशा याद रखो एक ऐसे मटेरियल को चुनाव करो जिसकी रजिस्टिविटी भी कम हो और मेल्टिंग पॉइंट भी इतना मतलब ज़्यादा ना हो जितना हो। ये कम का मतलब ये तो है नहीं कि 50 डिग्री सेल्सियस पे लगा दो उसको, मतलब इतना ज़्यादा कम भी ना हो, लेकिन नॉर्मल एक फ्यूज जो नॉर्मल करंट हो सकती है उसके हिसाब से नॉर्मल रहना चाहिए। ठीक, उसके बाद हम कुछ और मटेरियल्स के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित मटेरियल रहता है ओवरहेड लाइंस में, उसका नाम रहता है क्या? एल्यूमिनियम। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें
तो जो एल्यूमिनियम है उसकी रजिस्टिविटी होती है 2.7 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। और देखिए ज़्यादातर जितने भी हम मटेरियल्स की बात करेंगे उनकी सबकी रजिस्टिविटी 10⁻⁸ के मल्टीपल्स में ही है। उसके बाद इसका जो हमारा टेम्परेचर जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है, गलनांक रहता है इसका, जो इतने पर आकर ये पिघल जाएगा, वो रहता है लगभग 658.7 के अप्रोक्सीमेट डिग्री सेल्सियस में रहता है। और एक और मटेरियल की बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारा, वो होता है सिल्वर। क्या होता है? सिल्वर, जिसको चांदी कहा जाता है। मैं आपको एक बात बताऊंगा अभी कि चांदी यानी कि सिल्वर का फ्यूज़ के रूप में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला पदार्थ है, क्योंकि इसकी जो रजिस्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है बाकी सारे मटेरियल्स के कंपेयर में। और साथ ही साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम हाई रजिस्टिव मटेरियल्स का मेल्टिंग पॉइंट देखें तो वो ये होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 960 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन बात यह है कि आप बोलोगे अरे सर ये तो जिंक का तो और भी सस्ता था, लेकिन जिंक की रजिस्टिविटी भी तो हाई थी उससे, मतलब यहाँ रजिस्टिविटी भी कम है और मेल्टिंग पॉइंट भी इतना ज़्यादा नहीं है जितना कॉपर का होता है। कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर जैसे आप सबसे ज़्यादा माइंड में अगर किसी के आता है तो कॉपर का जिक्र आता है जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं कि कॉपर का तार क्यों नहीं लगा रहे, कॉपर का तार क्यों नहीं लगा रहे। तो कॉपर का तार इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि इसकी जो रजिस्टिविटी होती है, चलो वो तो एक बार को हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते थे, इससे मिलती जुलती है, लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1084 डिग्री सेल्सियस है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अगर देखा जाए फ्यूज़ के हिसाब से। मतलब फ्यूज़ के हिसाब से एक बच्चों आप लोग को साफ साफ दिख रहा है ना बोर्ड पर पूरा, फ्यूज़ के हिसाब से 1084 डिग्री सेल्सियस मुझे तो लगता है काफ़ी ज़्यादा समझ सकते हैं इसको, काफ़ी ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं इसको। 1084 डिग्री सेल्सियस तो मतलब काफ़ी ज़्यादा नीचे तक पहुँच जाता है कि नहीं। ये शायद आपको कॉपर वाला पोर्शन दिख नहीं रहा, इसलिए मैं इसको मिटा करके अलग लिख देता हूँ, ठीक है नहीं। ये जो ये वाला हिस्सा था हमारा कॉपर वाला, ये आई होप कि शायद आप लोग को दिख नहीं रहा है। चलिए इसको मैं थोड़ा अलग लिख देता हूँ ऊपर को। देखिए ये जो कॉपर है, कॉपर को हम लोग जब भी मतलब इलेक्ट्रिकल की बात आती है उसमें हम कॉपर का सबसे ज़्यादा बोलते हैं, कॉपर का तार यूज करने कर रहे, कॉपर का तार यूज़ करो। फ्यूज़ में ऐसा नहीं कॉपर का तार यूज़ नहीं करते हैं, कॉपर का तार भी यूज़ कर सकते हैं फ्यूज़ में, लेकिन जब बात आती है हाई लेवल पर तब वहाँ पर हम कॉपर का तार यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि रजिस्टिविटी भी इससे थोड़ी सी ज़्यादा है सिल्वर से, और साथ में मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा है एज कंपेयर टू सिल्वर एंड एनी अदर मटीरियल्स। ठीक है, 1084 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के मेल्ट होगा अगर हम लोग कॉपर का वायर यूज़ कर लेते हैं तो इसीलिए जितना हो सके कॉपर के वायर को यूज़ करने से बचे। अगर वायरिंग की बात करें तो वायरिंग वगैरह में तो हम लोग कॉपर का वायर लगा लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पर एसजीपी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना कि इंटरनल वायरिंग, तो एसजीपी में तो 90% चीज़ें हमारी सबस्टेशन से रिलेटेड होती हैं, तो वहाँ पर हम लोग कॉपर का या एल्यूमिनियम का वायर यूज नहीं कर सकते। फिर भी मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि जब हम लोग छोटे लेवल पर यूज़ करते हैं वायरिंग वगैरह में, तब तो इनको भी यूज़ कर सकते हैं, इनके कॉम्बिनेशन को तार बनाइए और यूज़ कर दीजिए। लेकिन जब हाई लेवल की बात आती है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो आपका फ्यूजिंग मटेरियल है वो होता है सिल्वर, यानी कि चांदी। चांदी का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है जब बात हमारी हाई लेवल मटेरियल्स की आती है। तो आई होप कि आपको ये वाली सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी, जल्दी से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपने फ्यूज़ के टाइप्स पर, जिसमें कि हम लोगों ने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि फ्यूज़ हमारे लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज वाले होते हैं। तो लो वोल्टेज को तो पढ़ लिया है लगभग। आज हम हाई वोल्टेज फ्यूज यानी कि HRC फ्यूज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसके बारे में पढ़ेंगे, HRC फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसको मिटा देता हूँ। जो भी आप नोट करना चाहते हैं वो आप नोट कर लीजिए इनमें से पोर्शन को, ठीक है। आई होप कि बोर्ड पे लिखा हुआ आपको दिख तो सब साफ साफ रहा होगा एकदम। ओके देन, तो चलिए जल्दी से इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने फ्यूज़ के प्रकार को, और फिर हम लोग जानेंगे। आज की क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ने वाले हैं और आज की क्लास में पूरा ख़त्म कर देंगे हम लोग फ्यूज़ को, बिल्कुल आखिर तक चलेंगे। फ्यूज़ के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वो तो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिए थे पिछली क्लास में। यूज़ क्या होता है ये तो शुरू से बताते आ रहे हैं, बस जो भी बच्ची खुची चीज़ें हैं उनको आज ख़त्म कर देंगे। तो अगर हम फ्यूज़ के प्रकारों की बात करें
तो हमने लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज फ्यूज के बारे में डिस्कस किया था। तो लो वोल्टेज तो लो वोल्टेज होता है, लेकिन हाई वोल्टेज फ्यूज की अगर हम बात करें तो HRC फ्यूज नाम का एक फ्यूज आता है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है हाई लेवल पर यूज़ करने के लिए। तो HRC जो होता है, इसकी फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाई रैप्चूरिंग कैपेसिटी। और याद रखिएगा HRC फ्यूज से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, और हिंदी में इसको कहेंगे हम उच्च विभेदन क्षमता। उच्च विभेदन क्षमता का मतलब क्या कि विभेदन मतलब भेदना, क्षमता मतलब कैपेसिटी, उच्च मतलब ज़्यादा। तो एक ऐसा फ्यूज मटेरियल या फिर एक ऐसा फ्यूज जिसकी करंट को तोड़ने की या फिर करंट को ब्रेक करने की कैपेसिटी हाई हो, उसको हम कहेंगे उच्च विभेदन क्षमता वाला फ्यूज, यानी कि HRC फ्यूज। क्लियर? उसको हम कहेंगे HRC फ्यूज। तो ये जो HRC फ्यूज है ये हाई लेवल पर यूज़ किया जाता है और एक प्रकार से कार्टेज टाइप का ही होता है, मतलब कि ये रिवायरेबल नहीं होता, इसको कभी भी हम लोग रिवायर नहीं कर सकते या फिर इसको वापस से ठीक नहीं कर सकते। एक बार अगर इसका फ्यूज़ का वायर मेल्ट हो जाए तो इसको ठीक नहीं किया जाता। ठीक, कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर रहता है बच्चों, और उसमें यहाँ पे एक तार लगा रहता है, वो फ्यूज एलिमेंट कहलाता है। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा मटेरियल भरा रहता है, ये रहता है क्वार्ट्ज, ये क्वार्ट्ज का पाउडर रहता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स की तरह रहता है। यहाँ पर मेटल कैप लगे होते हैं इसमें, ये पूरे में मेटल कैप लगे होते हैं, और ये लगी होती हैं कनेक्टिंग रॉड्स। ये भी मेटल कैप लगा है, मेटल की टोपी लगी होती है ये, और यहाँ लगे होते हैं कनेक्शंस, यहाँ पर इसको कनेक्ट किया जाएगा। ठीक, ये आउटर स्ट्रक्चर रहता है, ये पोर्सलिन का बना होता है। किसका बना होता है? पोर्सलिन का बना होता है। ये पोर्सलिन का बना होता है आउटर फ्रेम। ये इसके अंदर भरा रहता है क्वार्ट्ज पाउडर। ये जो है एलिमेंट सिल्वर का बना होता है, Ag का। कॉपर का नहीं बनाते क्योंकि कॉपर का बहुत छोटे लेवल पर बनाते हैं, हमेशा बड़े लेवल पर जाकर सिल्वर का या फिर जिंक का बनाते हैं इसको। ठीक, उसके बाद ये है इसकी आपकी कनेक्टिंग या कनेक्टिंग टर्मिनल्स कह सकते हैं, कनेक्टिंग टर्मिनल्स, यानी कि यहाँ पर हम कनेक्शन दिए जाएंगे। तो जो हमारा HRC फ्यूज़ है वो एक ऐसा फ्यूज़ होता है जो कि जिसकी करंट को ब्रेक करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। कितनी होती है आप देखिएगा, इसको सोचेंगे आप कि कितनी ज़्यादा होती है। HRC फ्यूज़ हमारा लगभग 100 एम्पियर से 15,000 एम्पियर तक की करंट को ब्रेक कर सकता है। मतलब HRC फ्यूज जो होते हैं वो हमारे 100 एम्पियर से 15,000 एम्पियर तक की करंट को ब्रेक कर सकते हैं। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा हाई पावर होती है। जब इसका प्रोसेस कुछ ऐसा है कि जब हाई करंट आती है तो ये जो बीच वाला तार है, जो इसका मतलब फ्यूजिंग मेन फ्यूज एलिमेंट है, ये आपका पिघल जाता है, और ये पिघलने के बाद इतनी ज़्यादा हाई करंट होने की वजह से यहाँ पर एक आर्क प्रोड्यूस हो जाती है, यानी कि एक आर्क प्रोड्यूस हो जाती है। यहाँ पर एक आर्क निकलती है जब ये पिघलता है। तो क्या आर्क को क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं चिंगारी से उस चिंगारी से इस फ्यूज में ब्लास्ट होने का खतरा रहता है। इसीलिए ये भरा रहता है क्वार्ट्ज पाउडर, ताकि ये क्वार्ट्ज पाउडर जो है वो इस फ्यूजिंग मटेरियल में बनने वाली चिंगारी को दबा सके। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बना सकते हैं, मल्टीपल चॉइस अगर बनने की बात आए, कि HRC फ्यूज में क्वार्ट्ज पाउडर क्यों भरा रहता है, या फिर HRC फ्यूज में आर्क को दबाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। तो क्वार्ट्ज का यूज किया जाता है। क्वार्ट्ज कौन सा होता है? पाउडर की फॉर्म में होता है, चूर्ण होता है क्वार्ट्ज का, चूर्ण होता है क्वार्ट्ज का। ठीक, तो इस प्रकार से ये भी हमारे पास एक क्वेश्चन बन गया, और बाकी डिटेल्स तो मैंने आपको समझाई दी। इसके नुकसान क्या हैं? इसके नुकसान ये है भैया कि इसको जो है एक बार खराब होने पर रिवायर नहीं कर सकते। मतलब इसको एक बार अगर ये खराब हो गया तो इसको रिवायरेबल नहीं होता। इसको हम एक बार खराब होने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, अगर चाहें तो भी इसको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ी सी हमें दिक्कत दे देती है। ठीक, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वन टाइम यूज़ होने वाला ही फ्यूज होता है। चलिए,
HRC फ्यूज़ के बारे में जान लिया हम लोगों ने। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें जानेंगे हम फ्यूज़ रेटिंग या फिर किसी भी फ्यूजिंग मटेरियल को सिलेक्ट करने के क्या क्या पैरामीटर्स हैं, उसके पैरामीटर्स को जानेंगे कि किसी भी फ्यूज मटेरियल्स को किस किस बिहाफ पर सिलेक्ट किया जाता है। मतलब कि जो हमारा फ्यूज मटेरियल है उसको हम किस किस बिहाफ पर सिलेक्ट करते हैं। तो चलिए टॉपिक का नाम डाल देते हैं। टॉपिक का नाम है पैरामीटर्स फॉर सेलेक्टिंग फ्यूज मटेरियल्स, या फिर फ्यूज रेटिंग कह सकते हैं इसको। फ्यूज रेटिंग भी ज़्यादा सही है। सिलेक्टिंग पैरामीटर्स बाद में पढ़ेंगे, पहले हम फ्यूज रेटिंग पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? फ्यूज रेटिंग। सेलेक्टिंग पैरामीटर्स तभी पढ़ेंगे हम लोग, इसके अगला टॉपिक पढ़ेंगे सेलेक्टिंग पैरामीटर्स। पहले हम पढ़ेंगे कि फ्यूज की रेटिंग किस किस प्रकार से दी जाती है। तो फ्यूज की रेटिंग जो होती है वो एक तो उसमें ऑपरेटिंग वोल्टेज का होना जरूरी है। ऑपरेटिंग वोल्टेज जरूर दिया जाता है, मतलब जो भी जितने वोल्ट पर वो ऑपरेट होना है उसका दिया जाना जरूरी है। स्पेसिफिकेशंस की बात कर सकते हैं, कह सकते हैं। दूसरा उसमें रेटेड कैरिंग करंट की वैल्यू का दिया जाना जरूरी है। रेटेड कैरिंग करंट, इसको हिंदी में बोलेंगे निर्धारित और वहन धारा। निर्धारित, रेटेड मतलब निर्धारित, कैरिंग मतलब वहन जिसको वो कैरी कर सके, और करंट मतलब धारा, विद्युत धारा। तो रेटेड वहन धारा। उसके बाद अगला एक और पैरामीटर है फ्यूजिंग करंट। फ्यूजिंग करंट का पता होना जरूरी है। लिखा होता है फ्यूजिंग करंट कि जब वो फ्यूज होगा तो इतने करंट पर जाकर फ्यूज होगा। इसको हम बोलेंगे गलन धारा। गलन धारा। उसके बाद एक और चीज़ का पता होना जरूरी है, वो है आपकी हाई रप्चरिंग करंट का, कि मैक्सिमम से मैक्सिमम वो इतनी करंट तक झेल लेगा या फिर इतनी करंट पर ऑपरेट कर लेगा। हाई रप्चरिंग करंट, उच्च विभेदन धारा। क्या है? अगला टॉपिक है हमारा, मतलब जो अगला पॉइंट है जो इस पर डिपेंड करता है वो होता है उच्च विभेदन धारा। देखिए क्या क्या बातें हैं ये। जब सबसे पहले तो वोल्टेज की वैल्यू का पता होना चाहिए कि जो वोल्टेज लिखा होता है वो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है, मतलब वो इतने वोल्टेज की वैल्यू तक प्रॉपरली ऑपरेट कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद रेटेड कैरिंग करंट, निर्धारित वहन धारा, मतलब कि इतनी करंट को बिना किसी नुकसान के सक्सेसफुली सर्किट को ऑपरेट कराता रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं होगा इतने काम को करते करते। वो हो जाएगा हमारा रेटेड कैरिंग करंट। उसके बाद हमारा आता है भैया फ्यूजिंग करंट। फ्यूजिंग करंट का मतलब होता है कि करंट की वह वैल्यू जिस पर आकर फ्यूज मेल्ट हो जाता है उसको फ्यूजिंग करंट कहा जाता है। लिख लीजिएगा, डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा कि करंट की वह वैल्यू जिस पर आकर फ्यूज मेल्ट हो जाता है उसको हम फ्यूजिंग करंट कहते हैं, फिर गलन धारा कहते हैं। तो उसका भी पता होना जरूरी है कि हम मतलब एक फ्यूज को प्रॉपर स्टडी करने के लिए उस चीज़ का भी पता होना जरूरी है। उसके बाद आता है हमारा हाई रप्चरिंग करंट। इसको उच्च विभेदन धारा बोलते हैं हिंदी में। तो इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? करंट की वह मैक्सिमम वैल्यू जिसको फ्यूज झेल सकता है, मैक्सिमम हाई से हाई, जिसको ब्रेक कर सकता है, उसको हम कहते हैं हाई रप्चरिंग करंट। मतलब बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू जिसको फ्यूज जो है आपका वो ब्रेक कर सकता है, उसको हम कहते हैं आपकी हाई रप्चरिंग करंट। चलिए, ये हमारी बेसिक टर्म्स थी जिनके आधार पर फ्यूज मटेरियल या फिर फ्यूज की रेटिंग दी जाती है। फ्यूज की रेटिंग हमारी इन टर्म्स में दी जाती है। इन टर्म्स का हमको पता होना बहुत ज़रूरी है किसी भी फ्यूज की रेटिंग को देने के लिए। इसके बाद हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने अभी कहा था आपसे, क्या पढ़ेंगे? पैरामीटर्स फॉर सेलेक्टिंग फ्यूज, या फिर इसको हम कह सकते हैं फ्यूज सेलेक्टिंग पैरामीटर्स, या फिर फ्यूज सिलेक्शन किस प्रकार से करते हैं हम लोग, फ्यूज सिलेक्शन पैरामीटर्स कि मतलब क्या क्या आधार हैं हमारे एक फ्यूज को निर्धारित करने के, चुनाव करने के। तो देखिए, दो प्रकार के लोड होते हैं इलेक्ट्रिकल में। एक तो होते हैं फिक्स लोड, जिनको हम स्टेडी लोड कहते हैं, और एक होते हैं फ्लक्चुएटिंग लोड, जिनको हम वेरिएबल लोड कहते हैं। वेरिएबल लोड, जो वेरिएबल लोड होते हैं उनमें करंट की वैल्यू बढ़ती या घटती रहती है
लेकिन जो स्टडी लोड या फिर जिनको हम फिक्स लोड कहें, जो हमारे फिक्स लोड होते हैं उनमें करंट की वैल्यू बढ़ती या घटती नहीं है बार बार, उनमें एक बार जो वैल्यू जाती है वही रहती है करंट की वैल्यू, मतलब करंट की वैल्यू घटती बढ़ती नहीं है। किसमें? स्टडी लोड्स में करंट की वैल्यू घटती या बढ़ती नहीं है। वेरिएबल लोड्स में करंट की वैल्यू घटती या बढ़ती रहती है। स्टडी लोड्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर हम किसी सब स्टेशन को सप्लाई प्रोवाइड की जा रही है नॉर्मली, तो वो हमारा स्टडी लोड में आएगा। और वेरिएबल लोड में जैसे कि घर में किसी ट्यूबलाइट को सप्लाई मिल रही हो, घर में किसी फैन को सप्लाई मिल रही हो, घर में किसी बल्ब को सप्लाई मिल रही हो, तो ये सारे के सारे लोड हमारे फ्लक्चुएटिंग लोड में आते हैं। तो किसी भी फ्यूज का सिलेक्शन करते समय हमको सबसे पहली बात जो जानने लायक होती है वो ये होती है कि बेसिकली हम लोग किस लोड के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग स्टडी लोड के बारे में बात कर रहे हैं या फिर हम लोग अपने वेरिएबल लोड के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि जब हम स्टडी लोड के बारे में बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट अलग है और वेरिएबल लोड के बारे में बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट अलग है। मैं आपको दोनों के कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि अगर स्टडी लोड के बारे में बात करेंगे तो क्या कॉन्सेप्ट है, वेरिएबल लोड के बारे में बात करेंगे तो क्या कॉन्सेप्ट है। तो देखिए बच्चों, यदि लोड हमारा स्टडी लोड है तो जो हमारे फ्यूज में फ्लो होने वाली नॉन चेंजेबल करंट होते हैं, फ्यूज में फ्लो होने वाली जो ये फ्यूजिंग करंट या फिर रेटेड कैरिंग करंट होती है, रेटेड कैरिंग याद रहेगा, जो रेटेड कैरिंग करंट होती है फ्यूज में फ्लो होने वाली, वो जो है वो आपकी फुल लोड करंट से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। फुल लोड करंट से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। फुल लोड करंट से थोड़ी ज़्यादा, क्या है कि वो जो है आपकी फुल लोड करंट से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि इसमें दो प्रकार के फॉल्ट हो सकते हैं, जो स्टडी लोड्स होते हैं उनमें दो प्रकार के फॉल्ट हो सकते हैं। एक हो सकता है ओवरलोड फॉल्ट, एक होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। मतलब कि ओवरलोड फॉल्ट की कंडीशन में तो करंट को बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते फुल लोड की कंडीशन में, क्योंकि ओवरलोड जो होता है वो धीरे धीरे करके आता है, तो उसको ज़्यादा रखेंगे हम तो दिक्कत पड़ जाएगी। इसलिए ओवरलोड को तो हम करंट जो फुल लोड करंट है उसके आसपास ही रखना पड़ेगा इस फ्यूजिंग करंट को। लेकिन जो आपकी शॉर्ट सर्किट अगर फॉल्ट है, अगर फॉल्ट हमारा शॉर्ट सर्किट है तो काफ़ी ज़्यादा रख सकते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की कंडीशन में। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की कंडीशन में जो फॉल्टी करंट होता है वो फुल लोड करंट का कई गुना होता है। क्योंकि शॉर्ट या जैसे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है कि सीधे तारों का मिलना, तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट एक ऐसा फॉल्ट है जिसमें जो करंट प्रोड्यूस होती है फॉल्टी करंट, वो नॉर्मली जो फुल लोड करंट होती है उससे कई गुना ज़्यादा होती है, 3-4 गुना ज़्यादा होती है। तो इसीलिए शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की केस में हम इस फ्यूजिंग करंट को स्टडी लोड में काफ़ी ज़्यादा रख सकते हैं। लेकिन ओवरलोड कंडीशन में जो करंट प्रोड्यूस होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उसको बहुत ज़्यादा रख सकें। इसलिए ओवरलोड कंडीशन में फुल लोड करंट से थोड़ी ज़्यादा करंट रखनी होती है। ठीक, उसके बाद बात आती है वेरिएबल लोड्स की, कि वेरिएबल लोड्स में हम कितने प्रकार के करंट या फिर कितनी करंट को रख सकते हैं। तो वेरिएबल लोड्स में फुल लोड करंट से 25 से 50% ज़्यादा, मतलब जैसे कि अगर मान लीजिए कि फुल लोड करंट हमारा 4 एम्पियर है तो इसको आप 5 एम्पियर या 6 एम्पियर तक रख सकते हो। किसको? फ्यूजिंग करंट को। यदि हमारा फुल लोड करंट 4 एम्पियर है वेरिएबल लोड्स में, तो क्योंकि ऐसा इसलिए क्या जाता है क्योंकि इनमें जो है सप्लाई में फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो अगर हम वेरिएबल लोड्स में फ्यूजिंग करंट को फुल लोड करंट से बस थोड़ा ज़्यादा रखते हैं अगर, तो फ्यूज तो बार बार मेल्ट होता रहेगा। तो फिर तो हम बस फ्यूज बदलने के रह गए। क्योंकि होता क्या है कि फ्लक्चुएशन जो होते हैं वो क्षणिक होते हैं, क्षणिक मतलब टेम्परेरी होते हैं, मुश्किल से मुश्किल सेकंड्स के कोई से हिस्से की बराबर। तो उससे क्या होता है कि उन फ्लक्चुएशंस में भी फ्यूज मेल्ट हो सकता है। देखो पूरी बात सुनो कि इसमें हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, इसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि हम किसी फ्यूज की करंट को किसी फुल लोड करंट से कितना ज़्यादा रखें, किस कंडीशन में। तो जो ओवरलोड कंडीशन में बस थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि ओवरलोड फॉल्ट जो करंट होती है वो फुल लोड करंट से बस थोड़ी ज़्यादा होती है। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की कंडीशन में बहुत ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं बहुत ज़्यादा रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी रख सकते हैं। क्योंकि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की कंडीशन में जो करंट फॉल्टी करंट डेवलप होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है
एज कंपेयर टू फुल लोड करंट। आई होप कि आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन जो वेरिएबल लोड्स होते हैं उनमें हम लोग 25 से 50% तक ज़्यादा रख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं सप्लाई में। तो ऐसा ना हो कि सप्लाई में उतार चढ़ाव के कारण जरा सा करंट बढ़ा और हमारा फ्यूज तुरंत मेल्ट हो गया, क्योंकि ऐसा अगर होगा फिर तो हम फ्यूज ही बदलते रह जाएंगे पूरे टाइम। तो इसीलिए वेरिएबल लोड्स के साथ 25 से 50% ज़्यादा करंट रखी जाती है फुल लोड करंट से। कौन सी करंट? फ्यूजिंग करंट। ठीक है भैया, आई होप कि आपको मेरी बात यहां तक कंप्लीटली समझ में आई होगी। बस अब हमारा एक टॉपिक और रह गया है और वो एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन ये है, मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ क्वेश्चन ये। वैसे तो मैं टेस्ट लेने वाला था आज, लेकिन फिर लिया नहीं है। तो आप लोगों का टेस्ट होगा वेडनेसडे को, यानी कि बुध के दिन, जिस दिन छोटी दिवाली है। तो ये छोटी दिवाली का गिफ्ट हमारी तरफ से, आपका टेस्ट है बुध के दिन। ठीक, तो टेस्ट आपका ये होगा कि अभी तक 3 चैप्टर हो गए, इन 3 चैप्टर का टेस्ट होगा एसजीपी का जूम पर। और जो लोग टेस्ट में फेल हुए उनको मैं ग्रुप से बाहर कर दूंगा, क्लास मिलनी बंद। आई बात समझ में? तो आराम से अच्छे से पढ़ लो, अभी भी बुध के दिन तक का टेस्ट समय है, टेस्ट होगा जूम ऐप पर आपका। तो अभी अगला क्वेश्चन ये है कि हम फ्यूज के रूप में एजी यानी ये सिल्वर का सबसे ज़्यादा उपयोग क्यों करते हैं। मैंने जब हम इससे पिछला टॉपिक पढ़ रहे थे अभी आज की क्लास में, तो मैंने बोला था आप लोगों को कि हम लोग फ्यूज के रूप में सिल्वर का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो अभी हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि हम लोग फ्यूज के रूप में सिल्वर का बहुत ज़्यादा उपयोग क्यों करते हैं। ठीक, सोच लीजिए, पूरा आपको 1 मिनट देता हूँ, इतने मैं इस बोर्ड को साफ करता हूँ, इतने आप लोग सोच लीजिए कि हम लोग फ्यूज के रूप में सिल्वर का बहुत ज़्यादा उपयोग क्यों करते हैं। बताइए जल्दी से ज़रा कि हम लोग भैया फ्यूज के रूप में सिल्वर का बहुत ज़्यादा उपयोग क्यों करते हैं। दिख रहा है ना साफ? कोई दिक्कत तो नहीं दिखने में? क्वेश्चन हमारा ये है कि हम लोग फ्यूज के रूप में सिल्वर का सबसे ज़्यादा उपयोग क्यों करते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग सिल्वर एज मैक्सिमम इन फेस ऑफ फ्यूज। कि मतलब फ्यूज के रूप में सिल्वर का सबसे ज़्यादा प्रयोग करने के पीछे क्या कारण है, वो आपको हमें बताना है। सोच लो, वैसे तो कई सारे कारण होते हैं, कोई एक कारण नहीं, मैं कम से कम आपको 4 से 5 कारण दूंगा जिससे कि हम लोग फ्यूज के रूप में सिल्वर का उपयोग करते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन ये है कि फ्यूज के रूप में सिल्वर का बहुत यूज किया जाता है। क्यों? सबसे पहली बात अगर हम करें, सबसे पहली बात तो यही है कि इसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। ये वाली बात तो खैर ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आ भी गई होगी कि भैया सिल्वर की कंडक्टिविटी हाई होती है, कंडक्टिविटी हाई होती है कि नहीं? सिल्वर की कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, तो इसीलिए हम लोग सिल्वर का यूज़ करेंगे। सबसे पहली बात तो चलो यही है, ठीक है? क्योंकि किसी भी फ्यूजिंग मटेरियल को चूज़ करते समय हमको इस बात का तो ज़रूरी ध्यान रखना है कि उसकी कंडक्टिविटी कितनी ज़्यादा है। अगली अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपका सिल्वर के केस में कोई इसके जो तार बनाते हैं उस तार का ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन और अपचयन यानी कि रिडक्शन नहीं होता है। मतलब कि चांदी का
ऑक्सीकरण व अपचयन, ऑक्सीडेशन व रिडक्शन नहीं होता है। इसका मतलब पता है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, कि ऑक्सीजन रिलीज होना या फिर हाइड्रोजन रिलीज होना, ऑटोमेटिक क्षय होते रहना, उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो इस प्रकार से इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता है, इसीलिए चांदी का उपयोग करते हैं। साथ ही साथ चांदी का कोरिजन नहीं होता। कोरिजन मतलब क्षय बोलते हैं कोरिजन को हिंदी में, कि चांदी गलती नहीं है अपने आप। चांदी मतलब चांदी का मतलब चांदी जैसे लोहे पे जंग आ जाता है, लकड़ी में दीमक लग जाती है और दीवारों पे सीलन आ जाती है, से चांदी में कोई भी नुकसान नहीं होता। ओवरऑल चांदी में किसी भी प्रकार का कोई भी कोरिजन नहीं पाया जाता। ठीक, इसीलिए क्योंकि कोरिजन नहीं तो काफ़ी फायदा है। उसके बाद चांदी का मेल्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो इस रेंज में लो मेल्टिंग पॉइंट कंसीडर किया जाएगा। क्या कहा जाता है, चांदी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इस रेंज की अगर हम बात करें तो लो मेल्टिंग पॉइंट कंसीडर किया जाता है। मतलब हाई कंडक्टिविटी के साथ, इतनी हाई कंडक्टिविटी के साथ इसका लो मेल्टिंग पॉइंट है। और मेल्टिंग पॉइंट का लो होना सबसे मेन प्रायोरिटी है किसी भी फ्यूज़ को यूज़ करते समय। उसका गलनांक निम्न होना चाहिए, जितना निम्न हो सके। इसका कितना था बताओ, चांदी का कितना था? मेल्टिंग पॉइंट शुरू में डिस्कस किया था, बताओ जरा कितना था, याद है अभी तक कितना था? 960 डिग्री सेल्सियस था। यही वाली बातें हैं जो आप बिल्कुल तुरंत तुरंत भूल जाते हो, तो क्या मतलब फिर उस बात का। ठीक, ये और एक आध चीज़ के बारे में जान लेते हैं कि इसमें यह है कि ये जो है आपका जो चांदी है वो थोड़ी देर तक शॉर्ट सर्किट को झेल लेता है। क्या करता है? थोड़ी देर शॉर्ट सर्किट करंट को झेल लेगा, थोड़ी देर शॉर्ट सर्किट करंट को झेल लेगा। तो इसीलिए ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है कि ये इसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, हाई सेंसिटिविटी होती है। हाई सेंसिटिविटी का मतलब है कि जैसे ही इसमें करंट जरा सा बढ़ेगा ये तुरंत उसको ब्रेक डाउन कर देगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक इसकी प्रॉपर्टी ये भी है कि जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब जैसे ही तार पिघलने वाला होता है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, तुरंत से तार इसका तुरंत क्विकली ऑपरेशन होगा, तुरंत पिघल जाता है। यानी कि इसकी ऑपरेटिंग काफ़ी फास्ट कही जा सकती है। एक और लिख लीजिए, मिल गया एक और कि ऑपरेटिंग इसकी फास्ट होती है। तो ये मैंने आपको पूरे 7 रीज़न दे दिए हैं कि हम लोग चांदी को एज अ फ्यूज़ क्यों यूज़ करते हैं, और ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, इसलिए याद रखिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तब भी इन 7 के 7 में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि वो बोल सकता है कि चांदी का फ्यूज़ के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ क्यों किया जाता है, सिल्वर का क्यों किया जाता है, तो इनमें से कोई एक दे देगा, बाकी 3 को चला रख देगा, तो वही आपको सही चूज़ करना है। तो ऐसे ऐसे कम से कम 4-5 क्वेश्चन इसमें से बनाए जा सकते हैं। ठीक है भैया, इसी के साथ हमारा फ्यूज़ वाला चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। तो चलिए फिर अभी बढ़ेंगे अब अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सर्किट ब्रेकर्स, और उसको भी हम एक ही क्लास में पूरे चैप्टर को खत्म कर लेंगे।